नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने आपको कल हिस्ट्री पढ़ाई थी, वो भी भारत की हिस्ट्री पढ़ाई थी और भारत की हिस्ट्री में भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी। तो उसका जो लेक्चर है वो ऑलरेडी डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर डाला हुआ है। तो आपको जो अनुपस्थित थे या जो देख नहीं पाए थे वो डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाइए, ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ पे मेरा जो कल के द्वारा दिया गया लेक्चर है, कल के द्वारा जो पढ़ाया गया लेक्चर है वो आपको वहीं मिल जाएगा। बाकी और भी जो आगामी क्लासेस हैं उनके बारे में जानकारी के लिए आप डीजे सर के एप्लीकेशन प्लस डीजे सर के टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो बाकी कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, भारत का इतिहास मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था। मैंने आपसे कल भी बोला था कि इतिहास जो शब्द है, जो लोड दिया जाता है बहुत सारे संस्थानों के माध्यम से, बच्चों के अंदर ये होता है भैया ये रट लो, ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे अपन सिंपल ही तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सिर्फ एक बार देखना है, सिर्फ मन लगा के देखना है, बस मन जो है वो 1 घंटा यहीं उपस्थित रहना चाहिए। उसमें फिर आपको जिंदगी भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार रिविजन जरूर मारना है, ऐसा भी नहीं है कि शक्तिमान है अपन, ठीक है। तो भारत के इतिहास में जो अपन ने सबसे पहला टॉपिक लिया था वो क्या लिया था बेटाओ? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपन पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि ये सभ्यता का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि एक क्षेत्र है पूरा, जैसे भारत एक क्षेत्रफल है पूरा, उसके अंदर अपन रह रहे हैं। तो कई जगह क्या होता है कि दिवाली मनाई जाती है, कई जगह लोहड़ी मनाई जाती है, कई जगह होली मनाई जाती है, सब विविधताओं का देश है। तो ऐसे एक पूरा एक क्षेत्रफल था, उस क्षेत्रफल में कितने लोग रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो एक सभ्यता बोली जाती है बेसिकली। सभ्यता ऐसा नहीं है भैया किसी को तुझे तमीज नहीं है, तेरे अंदर सभ्यता नहीं है, वो बड़ा मामला नहीं है। इतना सा है कि जब भारत जो अपना देश था, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जैसे मान लीजिए सपोज ये अपना भारत है, रफली बता रहा हूं मैं, ठीक है। राइट नाउ ये अपना भारत है, ठीक है। उस टाइम पे जो भारत था वो ये नहीं था, उस टाइम पे जो भारत था वो यहां तक फैला हुआ था। ये पाकिस्तान था, ये अफगानिस्तान था, ये अपना भारत था। वर्तमान का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जो सभ्यता मिली, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे मिली? भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको, आपके दोस्त को, किसी को या किसी को कोई 2 रुपए का नोट मिला, तो किसी ने तो मिला, पहला इंसान तो कोई होगा जिसको मिला होगा, वो आगे बोलेगा भैया देख मुझे 2 रुपए का नोट मिला है यार। तो ऐसे ही क्या हुआ था कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी मिली वो किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। वेरी गुड, बेसन से मेसन याद रखना, ठीक है। तो मेसन ने जानकारी दी थी कि भैया ऐसी कोई सभ्यता है, ऐसे कोई लोग वहां रहा करते थे। उस सभ्यता को मेसन ने क्या बोला था? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सबसे पहले जो उसमें नगर मिला, जो सभ्यता का मतलब मैंने बता दिया, एक देश मान लो, एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता एक देश मानो, ठीक है। उस देश में एक जो पहला नगर मिला खुदाई में वो मिला हड़प्पा। तो इसीलिए इस सभ्यता को क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो मेसन ने इसको क्या बोला था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे, मैंने बताया था कल आपको कि कश्मीर से फैला हुआ है। यहां से अपन यूपी चलेंगे, यूपी में एक आलमगीर नाम की जगह है, वहां तक फैला हुआ है। फिर नीचे और चलेंगे तो गुजरात महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और महाराष्ट्र से इधर और चलेंगे तो यहां पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग अपन बात करें, एक्यूरेट किसी ने नहीं नापा हुआ है, लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल कितना है? लगभग कितना है? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी किलोमीटर, केएम, ठीक है। वर्ग किलोमीटर का मतलब जानते हो? जैसे मान लो सपोज आप रोड पे गए तो 1 किलोमीटर की दूरी आपने तय की, वो सिर्फ किलोमीटर है। लेकिन वो अगर आपने लंबाई चौड़ाई में बात कर ली कि भैया मैं 1 किलोमीटर इधर गया था, 1 किलोमीटर इधर गया था, तो मैं आपसे बोलूंगा भैया स्क्वायर किलोमीटर कितना हो गया? तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर किलोमीटर, जैसे होता है ना मकान की लंबाई चौड़ाई अपन नापते हैं, 20 चौड़ाई है, 40 लंबाई है, तो स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर फुट में बात करूं, मान लो 20 फुट का मकान है, 40 फुट का लंबाई है, तो कितने स्क्वायर फीट का मकान हुआ? 800 का। 20 मल्टीप्लाई बाय 40, दोनों को गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो स्क्वायर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? 2 चीजों को गुणा करने में, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये स्क्वायर किलोमीटर का मतलब समझ गए, लंबाई चौड़ाई में 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था।
कहां कहां से फैला हुआ था? पहले तो कश्मीर में, फिर यहां क्या पड़ता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जहां पे मुंबई है। यहां क्या पड़ता है? यूपी। और यहां क्या पड़ता है? पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश। ठीक है, तो यहां पे पूरी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। और सबसे पहले जो हड़प्पा मिली वो यहीं मिली, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में जब हड़प्पा के बारे में खोजा गया, पहली जो नगर की खोज की गई वो कहां मिली? हड़प्पा। जो हड़प्पा कहां है अभी वर्तमान में? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान तो ऊपर चला गया, अफगानिस्तान का मामला ही नहीं है अभी। ठीक है, पाकिस्तान तक फैली हुई थी ये ओनली। ठीक है, तो मेसन ने सबसे पहले खूब इसके बारे में जानकारी बताई, भैया ऐसी कोई सभ्यता वहां पे है। पर इसने जानकारी दी, फावड़े लेके कुदाड़े लेके कौन गए? कौन गए थे? खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने खोज की। कब की? 1921 ईस्वी में, राइट। ईस्वी ईसा पूर्व का गणित में आपको बता चुका था पहले। इसकी खोज कब हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की? कालक्रम कब माना जाता है? कालक्रम इसका कब माना जाता है? अपन सिर्फ कार्बन डेटिंग के हिसाब से बात करेंगे और बाकी सब छोड़ो। कार्बन डेटिंग पद्धति को ऑथेंटिफाइड माना जाता है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जरूर लगाना है। ठीक है, तो समझ गए? लिखो इसमें लाइन, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव ये लगभग 1400 किलोमीटर होता है लंबाई इसकी, और ये 1600 किलोमीटर है। लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उत्तर में कश्मीर से, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र तक, उत्तर में कश्मीर से, उत्तर मतलब ऊपर की दिशा, समझ गए? उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र तक तथा पूर्व में यूपी, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक तथा पूर्व में यूपी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली हुई थी, तक फैली हुई थी। जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 1400 एवं 1600 किलोमीटर थी। अरे बिल्कुल, आइए पधारिए। जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 1400 और 1600 किलोमीटर थी। जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 1400 और 1600, 200 का गैप है, इतना सा याद रख लेना, 1400-1600 के आसपास है। वैसे इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो अपन जानकारी रखें कि लंबाई चौड़ाई कितनी रही थी भाई साहब इसकी। डन? बढ़े आगे? क्लियर? मतलब एक, मैं आपको सिर्फ एक देश के बारे में बता रहा हूं जिसको खोजा था किसी ने और खुदाया की थी। खुदाया करने के बाद उसमें क्या क्या निकला खुदाई के बाद में, वो अपन को पढ़ना है बस। इतना सा गणित है इसकी, ज्यादा कोई विशेष अपन घुसेंगे नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें से जो गुजरात है, गुजरात में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो प्रमाण मिले हैं खुदाई में, जो सामान मिले हैं ना, वो सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे मिले? गुजरात में। शायद मैं कल लिखा चुका हूं आपको। ठीक है, और इसका जो उत्खनन किया था सबसे पहले किसने किया था? उत्खनन मतलब खोज या खुदाई, खनन होता है ना, माइनिंग जिसको करते हैं,
खान के अंदर क्या होता है, खान कोई ऊपर से थोड़ी खोदते हैं, अपन जमीन में खोदता है ना इंसान, तो खोद खोद के तो पत्थर निकाले जाते हैं, खोद खोद मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो वैसे उत्खनन जहां पे आ जाए, मतलब खनन की बात चल रही है, मतलब माइनिंग की बात चल रही है। माइनिंग कैसे होती है, जब जमीन में सीधा सीधा जो है उसमें खुदाई की जाती है, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी जी ने की थी, और दयाराम साहनी जी ने कब की थी, 1921 में। अपना देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। तो दयाराम जी ने जब खोज की थी तब अपने ऊपर अंग्रेजों का राज था, राइट। तो अंग्रेजों, किसी अंग्रेज ने तो बोला होगा भाई, सीधी सी बात है, कोई डिपार्टमेंट बना है, कोई इंसान जा रहा है खोदने के लिए, तो किसी अंग्रेज अधिकारी ने तो बोला होगा, तो उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन को गोली मारो, मार्शल याद रखना, मार्शल नाम की गाड़ी आती थी पहले, ठीक है। तो मार्शल से याद रखना भैया, मार्शल जो है वो दयाराम साहनी जी को बोनेट पे बिठा के लेके गई थी, भैया चल तू, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, तो आप चलो और वहां पे चल के अपन खोदेंगे, ठीक है। तो मार्शल जी ने बोला था दयाराम जी को कि खोदने के लिए, कि जाओ भाई साहब खोदो। तो मार्शल जी का, जॉन मार्शल जी का जो था वो निर्देशन था, निर्देश किसने दिया, मार्शल जी ने। खोदने कौन गए, दयाराम जी, ठीक है, क्लियर है। अब जो मैंने बताया था आपको कि ये खोदने का मामला या ये डिपार्टमेंट का मामला जो था, ये जो निदेशक रहे थे, तो ये निदेशक किस डिपार्टमेंट के रहे थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब जो खुदाई करते हैं ना। जैसे मान लो सपोज आपने कहा कि यार भाई साहब मेरे गांव में एक मंदिर मिला है और वो उसमें जो मूर्तियां मिली ना बहुत पुरानी पुरानी सी है, तो वहां पे एएसआई वाले पहुंच जाएंगे। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, एएसआई बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, इंडिया मतलब भारतीय, एस का मतलब क्या हो गया, सर्वेक्षण, सर्वे, सर्वे करने वाला, वेरी गुड, सर्वेक्षण। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग। पुरा मतलब होता है प्राचीन, जहां पे पुरा शब्द आ जाए, पुरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब तत्व, प्राचीन तत्वों की खोज करने वाला विभाग, सिंपल सी बात है, ठीक है। पुरातत्व विभाग। अब भाई साहब ये जब भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, अंग्रेजों का राज था अपने पे तब की गई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों का राज जो था वो 1861 ईस्वी तक भी था। तो स्थापना जो है कब की गई थी, 1861 ईस्वी में। किसने की थी, एक कनिंगम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, कनिंगम, खंगी वंगी से कनिंगम याद रख लेना भैया, खंगी की थी 1861। अपन को याद रखना हो तो 8 बीच में हो गया, 6 एक साथ रहेगा 8, 8 टर्म्स हो गए। तो याद रखने के लिए जो सन है, क्योंकि सन बहुत आएंगे आगे तो हो सकता है खिचड़ी पक जाए, तो 1861 ईस्वी के अंदर एएसआई की स्थापना की गई थी। किसके माध्यम से की गई थी, कनिंगम के माध्यम से। कनिंगम जो अंग्रेज अधिकारी था उसने एएसआई की स्थापना की थी। कब की थी, 1861 ईस्वी में। जो ये एएसआई क्या करता है, ये जितने भी प्राचीन या पूरा जो चीजें रही है इनके बारे में खोज करता है, खनन करता है। पूरा जो अधिकार है वो इन्हीं के पास में, ये कहीं पे भी खोद सकते हैं नीचे जमीन में, इनको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इनके पास में जानकारी आनी चाहिए भैया, ऐसी बात है, ठीक है। तो भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना, क्लियर, लिखो इसको। जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम जी, मैं लाइन लिखा देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन पर, जॉन मार्शल के निर्देशन पर की गई थी। नीचे नेक्स्ट लिखना, भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग कोष्टक में एएसआई, भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व विभाग कोष्टक में एएसआई की स्थापना कनिंगम ने की स्थापना, अंग्रेज अधिकारी कनिंगम ने, कनिंगम भी काफी है वैसे तो, कनिंगम ने 1861 ईस्वी में
1861 ईस्वी में की थी। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई लोड वाला मामला? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दू ना। अब अपन ने बात कर ली भाई साहब इसकी कि लंबाई चौड़ाई कितनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कहां थी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है खोज किसने की थी, ये अपन ने वर्तमान की बातें जान ली। ठीक, अब पिक्चर पे आते हैं अपन उस पे कि भैया तुमने वहां फावड़े लेके तुम चले गए, तुमने वहां खुदाइयां भी कर ली, पर ये तो बताओ खुदाई में मिला क्या था। एक्चुअली क्या है कि आज अपन उस दौर में रह रहे हैं जहां अपने पास में सड़कें हैं, नालियां हैं, सुनियोजित तरीके से मकान बने हुए हैं, और जब अपने वो आदिवासियों जमाने की बात करेंगे तो उनमें इतनी तमीज नहीं थी बेचारों में। ठीक है, अब उसके बाद में जो अपडेशन हुआ, जब ये खुदाई की गई ना, तो आश्चर्यचकित रह गए सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी कि भैया ये उस जमाने में भी लोगों को इतनी तमीज थी रहने की, इतने तरीके से रहते थे। उस जमाने में भी पक्की ईंटों के मकान मिले थे, पक्की ईंटों के रोड मिले थे, पक्की ईंटों से आज अपने मकान बनते हैं अपने, और उस जमाने में भी मिले थे। आज के 4-5 हजार साल पहले की बात है, तब भी लोग ये जानते थे भाई साहब पक्की ईंटों से रोड कैसे बनाया जाता है। तब भी लोगों को ये पता था कि नालियां कैसे बनाई जाती है। तब भी लोगों को ये पता था भाई राजा कहां रहेगा, प्रजा कहां रहेगी। वो उनकी देखो, अपने पास में कोई खुदाई की, उसमें अपन को पक्की ईंटों के अवशेष मिले, तो अपन उनसे जाके तो पूछ नहीं सकते जरा भाई तूने कैसे किया था, क्योंकि 5000 साल पुरानी बात है। अपन सिर्फ खुदाई के आधार पर जजमेंट कर रहे हैं। जो चीजें मिली ना उनके आधार पर जजमेंट। जैसे मान लो सपोज कई जगह खोदा, भाई खोदा तो सिर्फ एक जगह तो नहीं खोदा था, पाकिस्तान से लेकर यूपी तक खुदाई की गई थी, हर घर में नहीं की गई थी। जहां जहां उनको लगा कि यहाँ प्रमाण मिले हैं, यहाँ किसी ने बोला भैया एक सिक्का मिला है, मैं जब घर बना रहा था नींव के अंदर एक सिक्का मिला है, तो वो पहुंच जाएगा डिपार्टमेंट, वहां जाके भाई साहब उसके अंदर जो खुदाया करेंगे, तो उसके अंदर खुदाइयों के आधार पे वो सिर्फ एक अजम्पशन करते हैं। वो जो चीज मिली है क्या था कि अपन प्राक इतिहास की बात कर रहे हैं, प्राक इतिहास में कई सारी चीजें आज भी, कई लिपियां ऐसी है आज भी जिनको पढ़ा नहीं गया है, जो कोई पढ़ भी नहीं सकता है। तो कई सारी चीजें आज भी अपन नहीं जानते हैं, जो पढ़ लिया गया, जिनके बारे में किसी ने कहा भैया, जैसे मान लो अपने भाई ने कहा कि यार सर ये जो मुड्डा है ना ये 10 साल पुराना हो सकता है, तो इसकी बात मान लेते हैं अपन। लेकिन अपन को ये पता है कि भैया ये जो फलाना चीज है ये मैं नहीं जानता, मैंने भी नहीं देखा है कभी भी, तो जानते ही नहीं, तो उसके बारे में कोई अजम्पशन नहीं कर सकता है। तो अपन सिर्फ एक, मैंने कहा ना कि अपने ये जो खुदाई का मामला है ना, उस पे आधार पे मिली हुई चीजों पे अपन ये बात करेंगे कि भाई साहब वो सभ्यता ऐसी रही होगी, ऐसी रही थी नहीं बोलेंगे, रही होगी लगभग। ठीक है, तो अपन जो सबसे पहले बात करेंगे तो इनकी नगरीय सभ्यता की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और ये नगरीय सभ्यता की क्रांति थी। ये मैंने बताया भी था, किसने बोला था, ये गार्डन नाम का एक अधिकारी था, गार्डन चाइल्ड, उसने बोला था कि भाई साहब ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। लिखाया था मैंने कल आपको, नहीं लिखी लाइन? नहीं लिखी लाइन, तो चलो ये लाइन लिखो फिर आप। कल मैप के थ्रू मैंने बताया था, फिर कोई बात नहीं। गार्डन चाइल्ड नाम का एक अधिकारी था, उसने बोला था कि भाई साहब ये जो है ना भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। गार्डन चाइल्ड ने क्या बोला कि भैया ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, क्रांति भी बोल सकते हैं, सभ्यता भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्रांति शब्द आ जाए तो हिचकिचाना मत या डरना मत कि भाई साहब ये कहां से आ गया। तो भारत की प्रथम नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता किसने कही? गार्डन चाइल्ड ने। चाइल्ड से याद रखना, बच्चे ने कही थी, एक ने, बच्चा नहीं था, अधिकारी था। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब मैंने बोला कि नगरीय क्रांति थी, नगरीय सभ्यता, नगर का मतलब शहर, तो सीधी सी बात है उनका जो जीवन का जो रहन सहन था वो एक शहरों के इंसानों की भांति था। गांवड़े लोग इतना नहीं रहते थे, वो अच्छे तरीके से तमीज से रहते थे। ठीक, अब वहां कैसे रहते थे, जो उनको अपने जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर जो अपने को थोड़ी बहुत जानकारी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो
रहते कैसे थे, अब इसके बारे में अपन चलते हैं। अपन ने ये तो पता कर लिया भैया, लंबाई चौड़ाई का मामला, कालक्रम पढ़ लिया, किसने खोजा ये भी पता कर लिया, लेकिन अब उसमें मिला क्या था भाई साहब? इतनी तो रामायण आपने सुना दी, ये भी तो बताओ हमको मिला क्या था। तो आगे बढ़ते, क्लियर, लिख लिया? नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था का अर्थ मतलब वहां नगर की व्यवस्था कैसी रहेगी, अरेंजमेंट कैसा रहा होगा। बेसिकली क्या होता था, देखो जब भी कोई सभ्यता नष्ट होती थी तो जमीन में दबती है। कोई कहता है कि हर सभ्यता 99.99% सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है। कोई सी भी नदी उठा लो आप, चाहे अपने कालीबंगा सभ्यता जो नाम सुना होगा आपने, अपने राजस्थान की बात करूं जो हनुमानगढ़ जिले में है, वो भी घग्गर नदी के किनारे थी। ये भी जो है ये सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोलते हैं इसको। तो कई कहते हैं कि ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई, भाई लोग बाग जो रहते थे वो मरे कैसे सारे के सारे। तो कोई कहते हैं भैया वो बाढ़ आ गई होगी, जो बाढ़ आ गई तो सब तहस नहस, फिर उसके बाद में बाढ़ के बाद में जब पानी वापस नॉर्मल होता है तो वो सब अंदर दब चुके थे, फिर उसके ऊपर और मिट्टी आती गई 4000 साल में वो चीज़ें और बढ़ती गई और अपन उस पर रहने लग गए ऊपर। जैसे मान लो सपोज यहाँ ये इंसान रहते थे यहाँ पे बेचारा, ठीक है, ये बाढ़ आई तो ये दब गया पूरा, ये मिट्टी विट्टी आ गई पूरी खूब सारी, फिर और मिट्टी धीरे धीरे जमा होती गई समय के साथ में, और यहाँ पे किसी इंसान ने मकान बना लिया। अब वो जो मकान बनाया तो इसने भाई साहब इसने नींव खोदी होगी, नींव खोदी होगी तो यहाँ मान लो सपोज कोई इंसान दब गया या किसी का कुछ मर गया या किसी का सिक्का रह गया या किसी का औजार रह गया, तो वो इसको मिला कि भाई साहब आप कुल्हाड़ी मिली है यार, तो फिर वो एएसआई वाले पहुंच गए यहाँ पे, और पहुंच के यहाँ पे जो है भैया ये कुल्हाड़ी मिली है। तो कुल्हाड़ी किस धातु की मिली, पत्थर की मिली है, तांबे की मिली है, लोहे की मिली है, तो उस आधार पे वो बताते थे कि भैया पहले तांबे के बारे में जानते थे लोग। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का मतलब क्या होता है, कांसा मतलब ब्रोंज, ब्रोंज एक धातु है, ठीक है। अब ये धातु मिलती नहीं है, जैसे चांदी अपन को चांदी की फॉर्म में मिलती है, चांदी जैसे मिलती है ना, वैसा कांसा कभी नहीं मिलता। कांसा है मिश्र धातु बोलते हैं इसको, जो किसके द्वारा मिश्र किया गया है, वेरी गुड, तांबा और टिन। तांबा मतलब कॉपर अगर साइंटिफिक नाम की बात करें, टिन मतलब एसन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों को मिला के कांसा बनाया जाता है। अब इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो सोचो उनको तांबा मिला और तांबे में उन्होंने टिन मिला के उन्होंने जो है कांसा बना लिया। इतने एडवांस थे वो जमाने के लोग भी, तो उसको जो तांबा सभ्यता भी बोलेंगे। तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता था, तांबा यहां से निर्यात भी किया जाता था। ऐसा उसमें थोड़ा मिला है कि भैया यहाँ से जो लोग कमाते थे वो कैसे कमाते थे, वो तांबा भी निर्यात किया करते थे। निर्यात मतलब बाहर भेजा करते थे। आयात मतलब मतलब आना, नी मतलब जाना, निर्गमन, निर्यात, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोला जाता है, और नगरीय सभ्यता बोला जाता है किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। क्लियर, समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है। अब बात करते हैं नगरीय सभ्यता पे, वापस आते हैं। जब ये सब कुछ दब गए तो जो खोज मिली तो उसमें क्या होता था, उनको ऐसे प्रमाण मिले कि भाई साहब जो है ना, यहाँ पे 2 टीले हुआ करते थे। टीले मतलब बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले टीले। जैसे मान लो सपोज पहाड़ है तो वो टीला बोल देंगे अपन पहाड़ को। पर्वत का मामला अलग है, ठीक है। पर्वत बहुत बड़े विशाल होते हैं। पहाड़ियाँ जो होती है ना छोटी छोटी सी, पहाड़ियों पे राजाओं के महल होते हैं। सिंपल जब बहुत जगह पे देखे होंगे आपने, आमेर ले लो आप कोई सा भी, कुंभलगढ़ चित्तौड़ का कोई सा भी ले लो, सब पहाड़ पे है। गिरिदुर्ग बोला जाता है इनको। तो क्या था कि इनको जब इन्होंने खोज किया तो इनको खोज के आधार पे पता लगा कि भाई साहब 2 टीले मिले हैं यहाँ पे। तो वो जो 2 टीले मिले हैं ना, तो एक टीला तो ऊंचा है और एक टीला थोड़ा सा नीचा है। तो एक टीला जो ऊंचा है तो इसको क्या बोलेंगे, गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी मतलब दुर्ग क्षेत्र, जहां पे संभवतः राजा या उसके जो अमीर लोग थे वो रहते होंगे। और नीचे जो टीला मिला है वो इससे अपेक्षाकृत नीचा मिला है, पर इससे चौड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा है। तो यहां तो क्या था कि यहां पे बाउंड्री बनी हुई थी, जैसे अपने चित्तौड़ के किले में बनी हुई ना, कुंभलगढ़ किले में बनी हुई बाउंड्री, पूरे पहाड़ पे बनी रहती। तो यहां पूरी बाउंड्री बनी हुई थी, पर यहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसका मतलब यहां कौन रहते होंगे, प्रजा, आम आदमी, ठीक है। तो यहां प्रजा रहती थी और यहां पे जो है राजा रहा करता था, ऐसा कहा जाता था। ऐसा जो सबूत मिले हैं उसके आधार पे
अपन जज कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसी व्यवस्था नगर में रही होगी। अच्छे इंसान ऊपर रहते थे और जो आम आदमी था वो नीचे रहते थे बेचारे, उनके चारों तरफ कोई जो है वो प्रहरी के तौर पे कोई दीवार नहीं थी। ठीक है, लिखो। सर्वप्रथम यहां पर दो टीलों के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम यहां पर दो टीलों के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य, सबूत। साक्ष्य मिले हैं जिसमें से एक टीला अरे पीला कहां से आएगा यार? टीला मतलब मिट्टी का जो ढेर होता है ना खूब सारा ऊंचा, उसको टीले तो बोलेंगे। जिसमें से क्या लिखा है लाइन? जिसमें से एक टीला जिसको दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र, गढ़ मतलब गढ़ से गढ़ी बनाए। गढ़ थोड़ा मेल कैटेगरी में आ गया, गढ़ी मतलब थोड़ा सा छोटी होगी, तो गढ़ी फीमेल कैटेगरी में आ गई। ठीक है, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहते हैं जो अपेक्षाकृत ऊंचा था एवं जो अपेक्षाकृत ऊंचा था एवं चारों तरफ प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर मतलब दीवार, ज्यादा शब्दों में फेर में ना घुसे, ये सिर्फ मैं आपको लिखाने के लिए उसके अंदर समायोजन कर रहा हूं। प्राचीर से घिरा हुआ था तथा दूसरा टीला अपेक्षाकृत नीचा एवं चौड़ा था। ठीक है, जिसके चारों तरफ प्राचीर नहीं थी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो होगी भाई साहब बात कि दुर्ग क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र कहां था। अपन तो अभी तो पहले क्या है कि पहले ऊपर से ओवरव्यू देखा है अपन ने कि यार राजा यहां रहता होगा, प्रजा यहां रहती होगी। अब अपन घुसते हैं उनके मकानों की ओर। ठीक है, तो मकानों की अगर अपन बात करेंगे तो इनके जो रोड थे, मैं सबसे पहले रोड पे चलेंगे, अपन मकानों पे बाद में पहुंचेंगे। भाई अपन किसी भी शहर में घुसेंगे तो सबसे पहले रोड आएगा। तो ये जो इनके रोड थे, इनकी जो सड़कें जो थी वो ग्रिड प्रणाली में थी। ग्रिड क्या होता है अभी बताता हूं मैं। ग्रिड प्रणाली में थी, सड़कों का जो निर्माण था वो ग्रिड प्रणाली में किया गया था, और सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? क्या? अरे नहीं रे, पक्की मतलब पकाई हुई। मिट्टी को आग में पकाते हैं ना, सीमेंट वाली, तो फ्लाई ऐश का मामला, सीमेंट नहीं होता है, वो फ्लाई ऐश होता है। सीमेंट होता तो तुमसे उठती भी नहीं, इतनी भारी हो जाती। फ्लाई ऐश की ईंटें जब उठा के देखना, वो जो ग्रे कलर की आती है, स्लेटी कलर की, वो फ्लाई ऐश से बनी हुई होती है। फ्लाई ऐश एक तरीके से मान लो एक बानी होती है ना, बानी गांव में नहीं बोलते क्या, वो बानी है, और बानी बहुत हल्की होती है, उससे वो फ्लाई ऐश की ईंटें बनाई जाती है, जो इधर अपने केबल फैक्ट्री की साइड बनाई जाती है आलनिया में। ठीक है, पक्की ईंटों का मतलब ये होता है, पक्की ईंटें नहीं देखी है आपने, ये ऐसी ईंटें होती है वो, हाँ, ईंटों के बट्टों में जब पकाई जाती है ना, मिट्टी से बनाई जाती है, फिर ईंटों के बट्टों में उसको बट्टे बनाए जाते हैं पूरे इकट्ठा करके, फिर उसमें आग लगाई जाती है, वो पकती है, 8-10 दिन तक पकते हैं वो। पकने के बाद वो मजबूत होती है। तो वो ईंटें अलग है और फ्लाई ऐश की ईंटें अलग है मामला। फ्लाई ऐश की ईंटें बहुत लाइट वेट आती है। ठीक है,
तो सड़कें जो थी पक्की ईंटों से निर्मित थी। अरे जैसे अपने यहाँ इंटरलॉकिंग की वो नहीं होती क्या, इंटरलॉकिंग के रोड्स होते हैं अपने पेट्रोल पंप पे, नहीं होती क्या नीचे से जो सीमेंट की जो बताया भाई ने, वो जो इंटरलॉकिंग की जो ईंटें होती है वो सीमेंट की होती है। मकान जो बनते हैं वो फ्लाई ऐश की ईंटों से बनते हैं, इंटरलॉकिंग से नहीं बनते। हाँ ठीक है। सड़कें ग्रिड प्रणाली, अब ग्रिड प्रणाली का अर्थ क्या होता है, ग्रिड ये होता है, ग्रिड मतलब जाल होता है एक तरीके से, हर जाली ऐसे बनती है। बिल्कुल, ग्रिड मतलब हो गया जाल, मतलब जाल का मतलब क्या, एक तो सीधी लाइन एक आड़ी लाइन, समकोण, ये इन दोनों के बीच में जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा 90 डिग्री का। तो सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है, समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। सिंपल सी बात है कि एक सड़क यूं जाएगी तो एक सड़क यूं जाएगी। जैसे कि आजकल अपने अब हाईवेज पे जरूर यूं घूम आ जाता है, गलियों के अंदर तो मामला अपना आज भी यही है, ग्रिड प्रणाली पे रहते हैं अपन भी। इस गली में जाओ सीधा रोड है, इधर सीधा रोड है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो आज भी अपन ग्रिड प्रणाली के तौर पे रहते हैं। हड़प्पा में मतलब सबसे पहले जब अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहला जो नगर मिला उसका नाम था हड़प्पा। उसके बाद में जो नगर मिला, मतलब हड़प्पा की खुदाई चल रही है, एक और खोज करने के लिए कहीं और टीम चली गई, उसको बोले मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो करके एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो वो मोहनजोदारो जो थी वो मोहनजोदड़ो पे आधारित थी। मोहनजोदड़ो नाम की एक नगरीय सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो में क्या मामला था कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो था ना जो मकान थे, वो मकानों का मामला भी, मतलब मकान भी पक्की ईंटों से बने हुए थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि मकानों के अंदर जो अपने अन्न भरते हैं ना, कोठे होते हैं, कई बार कई घरों में क्या होता है वो चादर के कोठे आते हैं अन्न भरने के लिए, मतलब गेहूं भरने के लिए, ताकि अपने स्टोर रख लें और खाने के लिए पूरा साल भर काम आ जाए। तो वहाँ क्या था उस टाइम पे मोहनजोदड़ो में, मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर जो अन्न के जो कोठे थे वो इतने विशाल थे, इतने भयंकर थे कि भाई साहब उसके अंदर जो ना अपने 2 मकान आ जाए, इतने बड़े बड़े विशाल अन्न के वहां पे कोठे मिले थे मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हड़प्पा के अंदर क्या था, अपन मोहनजोदड़ो की भी बात करेंगे। हड़प्पा के अंदर सड़कों का जो मामला था ना, जो गलियों का मामला था, वो ऐसा था जैसे मान लो सपोज आप प्लानिंग काट रहे हो कहीं पे, आपने पूरी लैंड जमीन जो है वो क्लियर कर ली। कोई भी प्लानिंग वाला आदमी कैसे प्लानिंग काटता है, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, सबसे पहले जो घुसने का जो रास्ता होता है उसको रखेगा चौड़ा, राइट। जैसे मान लो 60 फीट का रोड रख लिया, 80 फीट का रोड है, जैसे अपने उधर बोरखेड़ा साइड पे 80 फीट का रोड है, 80 फीट से थोड़ा सा अगर अच्छी गली में जाओगे तो वो रोड जो है 80 का आधा हो जाएगा, कितना रहेगा 40। और 40 से और अगर आपको थोड़ा सा और सस्ता चाहिए प्लॉट, भाई इधर 80 फीट का रोड का प्लॉट की वैल्यू मान लो 1 करोड़ है, 40 फीट की रोड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 लाख या 80 लाख के आसपास। फिर वो 40 फीट से आप जाओ 20 फीट के रोड पे, उसका आधा हो गया। 20 फीट के रोड पे जाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, और कम, 45-50 लाख के आसपास, ठीक है। तो यही चीज हड़प्पा के अंदर मामला जो था, वो सड़कों का जो अनुपात था ना, सड़कों का जो अनुपात था, अनुपात मतलब वही 4:2:1, समझ गए। एंट्रेंस में तो 4 मतलब 4 का मल्टीप्लाई वाली जो सड़क थी वो 4 के मल्टीप्लाई वाली थी, थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो 2 के मल्टीप्लाई में आ गया मामला, और उसका आधा हो गया मामला। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो रोड की बात चल रही है अभी हाल फिलहाल, अभी अपन घरों में नहीं घुसे, घरों में घुसेंगे तो उसमें क्या है, अपने बाथरूमों को भी बात चलेगी, ठीक है। तो सड़कें जो थी वो ग्रिड प्रणाली से थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और हड़प्पा सभ्यता के अनुसार, हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क अनुपात था वो 4:2:1 का था, जिसके अनुसार ही सड़कें वहां पे निर्माण की गई थी, ठीक है। तो लिखो इसमें, सड़कें ग्रिड प्रणाली में पक्की ईंटों से निर्मित थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क अनुपात हड़प्पा संस्कृति में
हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में सड़क अनुपात 4:2:1 था। 4:2:1 था। क्लियर? रटने की कोई आवश्यकता चल रही है? बिल्कुल इजीली मामला चल रहा है, सिर्फ रोडों की बात चल रही है। अभी अब घुसेंगे घरों में। घरों में जो है वो घुसेंगे तो 2-3 चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कोई विशेष अपन घुसेंगे नहीं। खैर सड़कों की बात चले तो इसमें नाली की भी तो बात कर लेते हैं यार अपन। नाली भी तो थी बगल में। तो नालियां जो थी ना, सुनियोजित नालियां बनी हुई थी। एक ग्रेड मत बना लेना। सुनियोजित नाली व्यवस्था। सुनियोजित नाली व्यवस्था। सुनियोजित नाली की व्यवस्था थी जो ढकी हुई थी, जो ढकी हुई थी, जो कि ढकी हुई थी, मतलब कवर्ड नालियां थी। आपने जैसे कई पुरानी नालियां नहीं तो वो खुली खुली नालियां रहती थी, अब आजकल कवर्ड होने लगी, पैक होने लगी। ढकी हुई नालियां थी जो कि ढकी हुई थी, ठीक है, ढकी हुई थी। कई जगह पे जो अब उसमें ढकी हुई तो पानी कैसे जाएगा रोड का, तो कई जगह पे जैसे अपने होता है ना खड्डे कर देते, तो वो कई जगह खड्डे किए गए थे, वो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, शोषक बोलते हैं उनको। तो वो कई जगह खड्डे किए हुए थे, तो उसमें नाली में जो है जो रोड का पानी आता था वो उधर चला जाता था नाली के अंदर, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मकानों में एक विशाल बहुत बड़ा जो बाथरूम है वो मिला है वहां पे। मकानों के अंदर बहुत बड़ा बाथरूम मिला है। बड़े बाथरूम का अर्थ बताता हूं मैं, 150 बाई 50 फीट। 150 फीट तो लंबा और 50 फीट चौड़ा, ऐसा वहां पे बाथरूम मिला है। सोचो, अपने यहां के मकान ही 50 बाई 150 का मतलब होता है एक विला खड़ा हो जाता है। 20 बाई 40 के मकान की वैल्यूएशन ही अपने पास में कम से कम अच्छे एरिया की बात करें तो 60 से 70 लाख के आसपास है, अगर बना हुआ अच्छा से लेते तो। 50 बाई 150 में तो बाथरूम थे बंद हो गए। इतने बढ़िया शानदार जो है वो रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। हालांकि उस 50 बाई 150 के बाथरूम से ये उन्होंने ये अजम्प्ट किया, जो पुरातत्व विभाग के जो अपने अधिकारी रहे हैं, कि भाई साहब देखो इतने बड़े बाथरूम में अकेला आदमी तो नहाता नहीं होगा। सिंपल सी बात है, पूरा गांव ही नहाता होगा वहां पे यार, तो उसको सार्वजनिक स्नानागार बोलेंगे कि, ठीक है, तो वो अकेला तो बोलेंगे नहीं। इतना बढ़िया तो कोई पटेल रहा भी नहीं। आप राजाओं के महल जाके देखो, उनके बाथरूम पे जाके देखोगे ना तो भी वो छोटे ही है, ज्यादा विशेष बड़े नहीं, उनके कमरे भी छोटे ही है। कोई से भी किला आप विजिट करो तो इतना सा इससे भी आधा कमरा होता है राजाओं का। वो तो अपन उसमें मूवीज में देखते हो भाई साहब बहुत बड़ा है कमरा, बेड वहां रखा हुआ है, बेड का कोई मामला था ही नहीं बेचारों के, ठीक है। तो मकानों में जो स्नानागार है, स्नानागार मतलब बाथरूम, मकानों में स्नानागार की चौड़ाई जो है, मकानों में स्नानागार का आकार लिख देते हैं, चौड़ाई तो क्या लिखे, जो लंबाई चौड़ाई दोनों लिखना पड़ेगा वरना, का आकार 150 बाई 50 फीट का मिला है, जो सार्वजनिक रहा होगा, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्नानागार का आकार 150 बाई 50 फीट का मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब वो बता दिया मैंने, अन्न रखने का कोठा जो होता है, विशाल अन्नागार मिला है। लंबाई चौड़ाई कहीं नहीं आ रही इसका कोई विशेष लंबाई चौड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है भैया अन्नागार की लंबाई चौड़ाई बताओ। बस यूं आ सकता है विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। अगर हो तो सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता में, दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता बाप है और उसके अंदर जो है ये जितनी भी सभ्यताएं मिल रही है ये इनके बच्चे हैं, ठीक है, ये इनके नगर है। क्लियर? मजा आ रहा है?
यूं पकाओ तो नहीं लग रहा ना रे यार, कहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है रे यार, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो होगी बात उनके घरों की, उनके नालियों की, उनके रोडों की। अब बात करते हैं समाज की। अपन ने पहले देखा पूरा भैया, ये पूरा ओवरव्यू देखा अपन ने, दो टीले निकले, और जूम किया मकान और रोड दिखे, और जूम किया तो उसके बाद में आते हैं आदमियों की बारी। तो आदमी कैसे रहे होंगे इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, और रहे भी होंगे तो इतनी जानकारी उन्होंने अपन को दी भी नहीं पढ़ने के लिए। उनका बस अपने को जो समाज का जो मामला था, वहां पे आदमी क्या खाते थे, क्या वो आदमियों को काटते थे या जानवरों को काटते थे या वाकई में फसलें भी उगाते थे। तो बेसिकली क्या था कि उनका जो कमाई का जो सोर्स था, उनके खाने का सोर्स था, वो था खेती और पशुपालन। खेती वो तब भी करते थे, पशु को पालने का जो काम था वो तब भी करते थे। ठीक है, पशुओं में भेड़ बकरियां वगैरह का मामला ज़्यादा था, इनको ज़्यादा पालते थे। ठीक है, गायों वायों को थोड़ा कम पालते थे। उस टाइम पे मोहरें मिली है, मोहरों के अंदर जो है बेलों की आकृति बनी हुई रहती थी। तो बेलों की आकृति का जो मामला है, या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर निम्न में से कौन से पशु का अंकन है, तो आंख बंद करके बेल लिखना है। बेल ही था उसके अंदर जो भी था मामला, क्योंकि बेल क्या थे कि बेल हल जोत के खेती करते थे। बेल नहीं होते तो उनसे खेती भी नहीं होती। खेती बेसिकली उस टाइम पे गेहूं और जौ का मामला ज्यादा था। खेती सबसे ज्यादा जो होती थी गेहूं और जौ की होती थी। ठीक है, और ये तो होगी कृषि की बात। पशुपालन में वो भेड़ बकरियां वगैरह जो होती, उनके थ्रू दूध भी पीते थे वो। ऊन जो मैंने कहा था ना, जब आदिवासी जो लोग थे वो नग्न अवस्था में घूमते थे, धीरे धीरे पत्ते ढकने लगे, मोगली वाला मामला आया। फिर उसके बाद में आगे चले तो उनको लगा कि यार थोड़ा कपड़े भी पहन लेने चाहिए, ऊपर भी ढक लेना चाहिए अपन को। तो वो जो है भेड़ से वो ऊन प्राप्त करने लगे, भेड़ से मिलती है ऊन प्राप्त करने लगे, ऊन से वो कपड़े बनाने लग गए भाई साहब। उस टाइम पे अपने 4-5 हजार साल पहले तमीज आ गई थी लोगों को अपने तन को ढकने की। पूर्णतः अपनी तरह नहीं ढक पाते थे, अपनी तरह जैकेट कोट नहीं हुआ करते थे। यूं नहीं था भाई साहब कि तेरा कोट लेके आ रहे, ऐसा नहीं था मामला। आंशिक तौर पे अपने बदन को ढक के रखते थे। ठीक है, तो जो पशुपालन का जो मामला था, मतलब जो इनका कमाई का मामला था, कृषि एवं पशुपालन जो था इनका जीवन यापन करने का स्रोत था। जीवन तो यापन करेंगे ना, जिएंगे तो सही। जीवन यापन का जो स्रोत था वो क्या था? कृषि एवं पशुपालन। मुहरों पर बैल की आकृति अंकित थी। मुहरों पर बैल की आकृति अंकित थी। ठीक है, समाज जो था, कृषि की बात करें तो इसी के अंदर अपन बात कर लेते हैं। गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं जौ प्रधान कृषि थी इनकी, प्रधान कृषि फसलें थी। जानवर क्या पालते थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां नहीं आ रहा है भैया निम्न में से कौन कौन से जानवर पाले जाते थे, ऐसा कुछ मामला नहीं है। गेहूं एवं जौ प्रधान फसलें थी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब इनका जो समाज था, जो घर थे, इनको बोला जाता था मात्र सत्तात्मक। मतलब जो समाज था ना, मात्र सत्तात्मक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा होगा कईयों के तो मैं बता देता हूं। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक, अपने जो समाज में अपन रहते हैं ना, जो अपन आपके घर वो का मामला हो गया, मेरे घर का मामला हो गया, तो अपने घरों का जो मामला है वो है पितृ सत्तात्मक। पितृ मतलब पिताजी, बाऊजी, पापाजी। तो पापाजी की सत्ता चलती है अपने घरों में, राइट? पापाजी लाते कमा के पापाजी का ऑर्डर फॉलो किया जाता है। उस जमाने में मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी। माओ की चलती थी उस जमाने में, माएँ कूटती थी बढ़िया धोने से,
उस टाइम जब ईंटें मिल गई होंगी तो ईंटें को फेंक फेंक के मारती होंगी छोड़ के, और किसी में चूर करने की हिम्मत नहीं होती होगी। तो उस जमाने में जो समाज की व्यवस्था थी वो कैसे चलती थी? मात्र सत्तात्मक, माता की सत्ता चलती थी, सत्ता, ठीक है। तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था उस जमाने में रही थी। और जो राजा की जो व्यवस्था थी, राज्य की व्यवस्था, वो जनतंत्रात्मक थी। देखो, एक तो होता है क्या नाम है, जनतंत्रात्मक, मतलब जन मतलब लोगों का, तंत्र किसका? जो तंत्र चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को हिंदी में जो बोलेंगे वो तंत्र बोलेंगे। जनतंत्रात्मक मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया था। इसका मतलब क्या था? जैसे आज अपना अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो अपनी अपनी जो व्यवस्था है ये भी जनतंत्रात्मक है, लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र है। भले से ठीक है, प्रतिनिधि कोई बन के बैठा है, अपने प्रतिनिधि को चुना, वो अपना देश चला रहा है, लेकिन वो चुना किसके माध्यम से गया है? अपने ही माध्यम से, एट द एंड, ठीक है। तो राज्य की व्यवस्था जो थी वो क्या थी? जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक, ठीक है। लोग जो मर जाते थे, लिख लिया, समझ में आ रहा है मित्रों? बराबर। लोगों को जो, जब लोग मर जाते थे तो आज के ज़माने में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो जलाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो गाड़ते हैं, दफन करते हैं। तो उस टाइम पे भी जो थी वो शव की, जो शव को सवादान बोलेंगे उसको, सवादान की निम्न परंपराएं थी। सवादान की जो परंपराएं थी वो थी, एक तो पूर्ण दफन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण दफन। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि शव का जो माथा है ना, वो उस टाइम पे उत्तर दिशा में रखते थे। माथा उत्तर में तो टांगे कहाँ आ गई? ऑटोमेटिकली दक्षिण में, पश्चिम में तो जाएगी नहीं। तो जो शव होता था, शव का जो सिर था, शव का सिर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में रख के दफना देते थे। पूर्णतया दफना देते थे ना। पूर्णतया दफन कर देते थे, पूर्णतया दफन कर देते थे। ठीक है। दूसरा आता है आंशिक दफन। आंशिक दफन नाम से स्पष्ट है, आंशिक मतलब आधा, लेकिन यूं नहीं है कि भाई साहब आधा जमीन के बाहर निकला हुआ है, आधा उसमें दफनाया हुआ है। पहले क्या करते थे आंशिक दफन के अंदर, ये कि पहले जो है ना, जो कोई मर गया तो उसको जंगल पे कहते थे, तो वहां कुछ जो जंगली जानवर उसको खा सकते थे वो खा लेते थे, कुछ जो कीड़े मकोड़े होते थे वो खा सकते थे वो खा लेते थे, फिर जो बचती थी लाश उसको गाड़ देते थे। ठीक है। जंगली जानवर एवं कीड़ों के खाने के पश्चात दफन। पश्चात दफन, वो आंशिक दफन कहलाता था। क्लियर? मतलब पूर्ण दफन में तो पूरा का पूरा गाड़ देंगे। ठीक है। आंशिक दफन में जो है, हालांकि आंशिक दफन का जो अपन सुन रहे हैं प्रक्रिया, तो ये सुनने में बड़ी डरावनी सी लग रही है कि पहले तो लाश को जंगलों में फेंक देते थे,
फिर वहाँ जंगली जानवर जो खा लेते थे वो आधे पर्दे खा लेते थे, उसके मांस को खत्म कर देते थे, फिर उसको कंकाल को लाके जमीन में गाड़ देते थे। तो ऐसा होता था, लेकिन हालांकि इसकी जो संभावना है ये कई जगह पे बहुत कम मिली है। मोस्टली जो इस सभ्यता के अंदर जो दफन किया जाता था वो पूर्णतया दफन होता था। ठीक है, तीसरा दफन आता है, तीसरा शवदान की प्रक्रिया आती है, लिख लिया। तीसरी प्रक्रिया है दाह संस्कार। दाह संस्कार, दाह मतलब दहन करना, दहन मतलब जलाना। ठीक है, दाह संस्कार मतलब सिंपल सी बात है, शवों को जलाया जाता था। शवों को जलाना, दाह संस्कार, जो कि आजकल हर हिंदू परंपरा उसको फॉलो करती है, दाह संस्कार को। मुस्लिम परंपरा किसको फॉलो करती है? पूर्ण दफन को। और आंशिक दफन, जो इलीगल मर्डर्स कर दिए जाते हैं ना, वो आंशिक दफन के अंदर काउंट कर दिए जाते हैं। किसी का मर्डर कर दिया, जंगल में पड़ा हुआ है, फिर उसको बेचारे को उसके घर वाले लाके जो है गाड़ेंगे, तो आंशिक दफन के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो एक सिंपल सी एक मूवी के तौर पे मैंने तुम्हें पूरी व्यवस्था बताई कि वहाँ ऐसे लोग रहते थे, ऐसे वो खाते थे, ऐसे वो मरते थे, ऐसे उनको किया जाता था, दफन किया जाता था, ऐसे उनके मकान थे, ऐसे उनके स्विमिंग पूल थे, ऐसे उनके बाथरूम थे। क्लियर? कोई डाउट? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस चीज़ को विराम लेते हैं आज की क्लास को। तो ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस के टच में रहने के लिए कृपया डीजे सर को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए कल मुलाकात करते हैं। जय माता दी, गुड नाइट।